नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। एक पत्रकार के तौर पर जब समाज में लोग आपको जानते हों और आप लीगल हेल्पलाइन सरीखा एक उम्दा हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें कॉल करें और आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो सामने आए। और आज हम बेहद ही अहम मसले पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उस व्यक्ति के कानूनी अधिकार क्या हैं, इसी पर आज हम स्टूडियो में मौजूद हमारे एक्सपर्ट से जानकारी लेंगे और साथ ही आपकी जो कॉल्स होंगे, आपकी जो कानूनी सवाल होंगे, उसके जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको समाधान देंगे कॉल के जरिए। तो आज हमारा सवाल है, क्या है गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कानूनी अधिकार? इस बाबत हमसे बातचीत के लिए विष्णु जैन, अधिवक्ता हाईकोर्ट के, यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विष्णु जी। जाहिर तौर पे ये बेहद ही संवेदनशील मसला है, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि हमारे संविधान में सीआरपीसी में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें उनके अधिकारों की भी रक्षा होती है। मोटे तौर पर किन बातों को आप यहाँ बताना चाहेंगे कि ये कानूनी अधिकार हैं गिरफ्तार हुए व्यक्ति के? देखिए, जो भी आदमी गिरफ्तार होता है उसको हमारे संविधान में आर्टिकल 22 के तहत कुछ अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार इस तरह से हैं कि जो भी आदमी गिरफ्तार होगा उसे पुलिस को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ये उसका पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि जब वो अंडर कस्टडी होगा पुलिस के ड्यूरिंग अरेस्ट, तो पुलिस उसके साथ किसी भी तरह का ताड़ना प्रताड़ना या मारपीट या शोषण नहीं कर सकती है। तीसरा उसका अधिकार है कि जब वो अरेस्ट किया जाएगा तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे कि उनको किस आधार पे अरेस्ट किया गया है। चौथा एक राइट ये दिया गया है कि जो भी आदमी अरेस्ट होगा उसके रिलेटिव्स एट द टाइम ऑफ अरेस्ट साइन करेंगे अरेस्ट मेमो पे कि उनकी जानकारी में रहे कि उसको किस लिए अरेस्ट किया गया है, कहाँ ले जा रही है पुलिस। पांचवा अधिकार जो हमारे संविधान में और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डीके बसु के जजमेंट की गाइडलाइन से आया है, वो ये है कि जो भी आदमी अरेस्टेड होगा वो नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट या ब्रेन मैपिंग टेस्ट देने के लिए कंपलसरी बाध्य नहीं है। और जो एक गाइडलाइंस है वो ये है कि जो भी आदमी अरेस्ट किया जाएगा उसमें सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है कि पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो वो कन्फेशन की कोई लीगल वैल्यू नहीं होगी जब तक कि वो कोरोबोरेट ना हो जाए। ये सारी चीजें इसलिए प्रोवाइड की गई हैं कि पुलिस कस्टडी में किसी भी तरह की मारपीट या जो हम आज तक रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं कि पुलिस अत्याचार करती है, मारपीट करती है और उसके बाद जो विटनेसेस हैं, जो आदमी अक्यूज्ड है, उससे कुछ उगलवाने की कोशिश करती है। तो ये सारे प्रोटेक्शंस दिए गए हैं लोगों को कि, और मैं आपके माध्यम से सारे आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करे तो आपको पुलिस से अरेस्ट मेमो मांगना है और ये मांगना है कि किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया है। और अरेस्ट मेमो में क्या इन बातों का जिक्र होता है कि अरेस्ट मेमो में इस बात का जिक्र होता है किस डेट पे आप अरेस्ट कर रहे हैं, किस टाइम पे अरेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप पहले जानती होंगी कि किसी भी आदमी को कभी भी अरेस्ट कर लेते थे और अरेस्ट बाद में शो करते थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट डीके बसु से अब कैटेगोरिकली क्लियर हो गया है कि जब आप अरेस्ट कर रहे हैं उसी समय अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाएगा और जो आदमी अक्यूज है जिसको आप अरेस्ट कर रहे हैं उसके रिलेटिव का वहां पे काउंटर साइन होगा। तो ये एक प्रोसीजरल ड्यूटी है पुलिस की जो पुलिस को कंप्लीट करनी है। और बहुत सारे केसेस में हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि ऐसी चीजें नहीं की जा रही हैं पुलिस द्वारा। तो ये सारी चीजें हैं जो एक अभियुक्त का राइट है। आज पुलिस उसको नार्को एनालिसिस टेस्ट, जैसे हम रोज देखते हैं नार्को एनालिसिस टेस्ट हो रहा है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो रहा है, पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ना आप किसी को कंपेल कर सकते हैं टेस्ट देने के लिए। पर आपने जैसे कहा अपने कार्यक्रम की बिगिनिंग में कि सही जानकारी ना होने के कारण आजकल लोग इस दिक्कतों में फंस रहे हैं। तो यही चीज मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि नार्को एनालिसिस टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट, इनकी लीगल वैल्यू नहीं है। चलिए विष्णु जी, इस पर हम और भी विस्तार से आपसे बात करेंगे। बेहद अहम जानकारी आपने हमें दी है। नीरज हमारे साथ एक कॉलर मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं। स्वागत है नीरज जी, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप हमारे कानूनी सलाहकार से?
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक चेक बाउंस है जो बाउंस हो चुका है वो जी। लेकिन मैं उसको थाने ले जाता हूँ या वकील के पास ले जाता हूँ तो वो अलग अलग तरीके से मुझे रास्ते बता देते कि आपका तो थाने में डायरेक्ट होगा, ये कोई कहता है कोर्ट से जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा आखिर क्या करूँ। 40,000 का मेरे पास जो है वो उन्होंने कर दिया हुआ तो चेक है जी। देखिए, अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो सबसे पहले आपको एक लीगल नोटिस देनी होगी सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। उस लीगल नोटिस में आपको डिमांड करनी होगी कि और एक्सप्लेन करना होगा कि आपका जिस आदमी ने आपको चेक दिया उसका आपके बीच में क्या ट्रांजैक्शन था और वो पैसा वो आपको 15 दिन या 30 दिन के अंदर रिटर्न करे। जब वो पैसा आपको नहीं रिटर्न करेंगे तो प्रोसीजर ये है कि सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं बिफोर द मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और फिर उस कंप्लेंट पे कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी और नोटिस जारी करेगी जो आपके अदर साइड है जिसने आपको चेक दिया, उसके बाद उनको कोर्ट के सामने आना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देते हैं तो उसमें उनको डबल अमाउंट का फाइन है। जैसे अगर 40,000 का चेक दिया तो इनको 80,000 रुपए मिलेंगे अगर ये इनका पैसा नहीं देते हैं। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ही प्रावधान है, पर सबसे पहले इनको लीगल नोटिस देना अनिवार्य है। चलिए, पहले आप लीगल नोटिस दे सकते हैं नीरज जी, और आपको रास्ता बता दिया गया है कि क्या कानूनी राह आप ले सकते हैं इस केस में। हमारे साथ विनोद जुड़ रहे हैं दिल्ली से, एक कॉलर। विनोद जी, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रॉपर्टी का कुछ हिसाब किताब है, कैसे मामला हल होना चाहिए दो भाइयों की। जी मैम, तो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी का मामला जी, किस तरह का मामला है और क्या चाहते हैं आप, ये बताइए। मैं चाहता हूँ कि हमारे मम्मी पापा नहीं है, वो हमें हिस्सा देने को तैयार नहीं है, तो किस तरह का मामला हमें इनके साथ। चलिए, इनका क्लेम है शायद प्रॉपर्टी पे और ये उन्हें मिल नहीं रहा है प्रॉपर्टी, क्या कदम ये उठा सकते हैं विष्णु जी? देखिए, सही जानकारी के लिए इनको ये चाहिए कि सारे पेपर्स जो अपने प्रॉपर्टी से संबंधित है वो इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को भेजें और उसकी प्रॉपर अध्ययन के बाद इनको कोई जानकारी दी सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के केसेस में काफी पेचीदगियां होती हैं, तो ऐसे इमीडिएटली एक ओपिनियन देना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे अपने कंसर्न पेपर्स आपको मेल कर दें इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन, और उसके बाद इनको एक प्रॉपर ओपिनियन। बिल्कुल, और हमारे फोन नंबर जिसपे आपको ILRF के जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस भी फ्लैश कर रहा है और मेल ID भी है, आप वहां अपने डॉक्यूमेंट्स मेल भी कर सकते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स को देख के, कागजात को देकर हम बेहतर राय कायम कर सकेंगे। शुक्रिया आपका विनोद जी हमें कॉल करने के लिए। जैसा कि आप बता रहे थे कि कई तरह के अधिकार हैं, थोड़ा सा फ़र्क भी हम समझना चाहेंगे कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति के और फिर जेल में भेजे गए व्यक्ति के अधिकार में भी क्या कुछ फ़र्क है या एक जैसे ही अधिकार दोनों को प्राप्त है? थोड़ा फर्क है। जो आदमी हिरासत में लिया गया है उसके अधिकारों में फर्क है, और जो आदमी अंडर ट्रायल हो जाता है उनके अधिकारों में फर्क है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि जो आदमी अंडर ट्रायल होता है उसको राइट टू वोट नहीं होता है। अगर इलेक्शन आ जाएगा तो वो आदमी वोट नहीं दे सकता है। पर अगर वही आदमी अरेस्टेड है, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अरेस्टेड है, सपोज करिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में किसी भी, तो उसको वोट देने का अधिकार होता है। तो काफी ऐसे तरह के काफी फर्क है जो राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन होता है और राइट ऑफ अंडर ट्रायल्स होता है। क्योंकि जब आप अंडर ट्रायल है इसका मतलब ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है और कोर्ट ने आपको बेल नहीं दी है, इसीलिए आप जेल के पीछे हैं। तो वो राइट्स ऑफ वो स्टेज क्रिमिनल लॉ में हमारे संवैधानिक सेटअप में अलग हो जाती है। तो आज अगर हम जब बात करें राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन की, तो मैं हमेशा हम सब आदमी को ये लोग बोलते हैं कि 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस करना है या मेडिकल कराना है या वकील को उनका राइट है। मैं इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने हाईलाइट करना चाहता हूं आपके माध्यम से। वो सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जब भी आदमी अरेस्ट में है आप उसका नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पोलीग्राफिक टेस्ट बिना कोर्ट की परमिशन के नहीं कर सकते। और अगर अक्यूज्ड या अभियुक्त उसके लिए इजाजत नहीं देता है तो आप उस पे ये चीज कंपल्सरीली नहीं कर सकते, जबकि पहले ऐसा होता था और आज भी ऐसा हो रहा है सही जानकारी ना होने के कारण। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर कोई आदमी अरेस्ट हो रहा है तो उसको उसकी राइट है कि वो पोलीग्राफिक टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के लिए हाँ ना कहे। और ये उसका संवैधानिक राइट है। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन से फ्लो करता है और किसी भी आदमी की ये राइट है कि वो अपने अगेंस्ट बयान ना दे।
जी। तो ये उस कंसेप्ट से ये चीज आई है, और ये सारे लोगों को उनकी नॉलेज में होना चाहिए कि ईश्वर ना करे कोई भी आदमी ऐसे क्राइम में फंसे, पर अगर फंसता है और वो निर्दोष है तो वो इन सब चीजों में पुलिस की जो भी कंपल्शंस है या ताड़ना प्रताड़ना उनको ना सहे और अपने लॉयर को बुलाए इमीडिएटली। उसका राइट है कि अपने लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। ये सवाल भी मैं आपसे पूछने वाली थी कि अपने लॉयर से कंसल्ट करने के लिए क्या अधिकार है, हम इस बारे में आपसे जानेंगे। जौनपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील हैं। स्वागत है सुनील जी आपका लीगल हेल्पलाइन में। बताइए क्या कानूनी सलाह चाहिए आपको? हमारा काम किया, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिलेगा कैसे? जी सुनील जी, थोड़ा विस्तार से बताइए कहाँ से आपके पैसे आने हैं? पैसे आने नहीं, हमारा पैसा काम किए किसी दिन बाकी और पैसा हमारा निकलेगा कैसे? जी आप समझ पा रहे हैं मैं इनकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लगता है ये नोटबंदी की उससे परेशान है, इनकी कोई लीगल समस्या नहीं है। कह रहे हैं इनका पैसा कहीं फंसा हुआ, पैसा आएगा जी कैसे? और शायद बैंक से ये कह रहे हैं कि कुछ पैसे हाँ, हैं तो जो हम आने- वो लीगल बात नहीं है। जी जी हम यहाँ पे एक लीगल हेल्पलाइन के लिए बैठे हैं, तो अगर इनकी बिल्कुल, कोई लीगल समस्या हो तो ये बताएं, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। कानूनी आपकी समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, या किसी दिक्कत में फंसे हैं और ये सोच रहे हैं कि कानूनी सहायता ली जाए, तो उसके लिए हमारा ये कार्यक्रम है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे कानूनी सहायता ले सकते हैं, और साथ ही जो सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी हम आपसे मंगवाते हैं, आप हमें भेज सकते हैं हमारे एड्रेस पे। विष्णु जी, हम बात कर रहे थे कि क्या कानूनी सलाह या मदद मिल सकती है गिरफ्तार हुए व्यक्ति को, तो क्या अधिकार है उनके गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में लिए जाने के बाद? क्या सीधे से वो अपने वकील से कंसल्ट कर सकते हैं, या अगर वकील ना हो तो ऐसे में कैसे उन्हें ये सुविधा मिल सकती है? देखिए, इसमें दो तरह के स्टेजेस हैं जी। अगर उनको वकील इमीडिएटली कंसल्ट नहीं करना है तो इसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से हैं, या सीआरपीसी या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंतर्गत ये राइट्स है कि वो इमीडिएटली अपने रिलेटिव को पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं और अपनी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको कम्युनिकेट कर सकते जी, हैं। जी। अगर सपोज करिए उनको लीगल हेल्प चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, तब वो अपने वकील को बुला सकते हैं और वकील उनको जो भी उनके बेल पेपर्स के लिए रेडी करना है, या जो भी उनको बात कहनी है, अगर पुलिस ने उनको गलत केस में अरेस्ट किया है या झूठे केस में अरेस्ट किया है, तो सारी बातें उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, फिर वकील अपनी प्रक्रिया अपनाएगा। जी जी। पर इसके हाँ, गीता हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं राजकोट गुजरात से। स्वागत है गीता जी, बताइए क्या आपको कानूनी मदद चाहिए? हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैं गीता बोल रही हूँ। मेरी दादी थी, वो सर्विस कर रही थी और उसे पागल हो गई थी, और वो सर्विस सरकारी, और उसे कुछ पैसा भी नहीं मिला और नौकरी से भी निकाल दिया, और अभी कुछ हम दौड़ भाग कर रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे, क्या करें? जी गीता जी, आप इससे संबंधित जो कागजात हैं वो हमें दीजिए, लेकिन जैसा कि हम समझ पा रहे हैं कि नौकरी इनकी दादी की थी और उसके बाद उनकी मानसिक स्थिति खराब हुई और शायद कॉम्पनसेशन चाह रहे हैं, कुछ इस तरह की मदद इन्हें चाहिए। किस तरह की नौकरी में थे, किस क्लास के ऑफिसर थे ये? जी गीता जी, सरकारी नौकरी थी आपकी दादी की? हाँ यस, सरकारी थी, और पशुपालन की होती है ना, राजकोट में थी। जी जी। हाँ, कितनी सरकारी थी। गीता जी, उनकी कितनी तनख्वाह थी और वो कौन से क्लास की अफसर थी? कायमी हो गई थी, पर उसने तनख्वाह तो कोई ज्यादा थी, कायमी हो गई तो उसको कोई जवाब नहीं दे रहा है, पागल हो गई तो हमें भी कोई जवाब नहीं दे रहा है वहाँ पे। नहीं गीता जी, इसके लिए ये चाहिए हमें, आपको इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको भेजना पड़ेगा कि उनकी क्या शर्तें थी जब उनको अपॉइंट किया गया था, और अगर कोई रेलिवेंट शासनादेश है तो वो आपको हमको भेजना पड़ेगा। उसके बाद ही हम आपको सही कानूनी सलाह दे पाएंगे, क्योंकि सर्विस लॉ में हर चीज हर डिपार्टमेंट की सेपरेट होती है, हर के अपने सेपरेट सर्विस रूल्स होते हैं, तो एक क्लियर लीगल ओपिनियन ऐसे इमीडिएटली देना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए आपको चाहिए कि इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को सारे पेपर्स कंसर्न मेल कर दें, उसके अध्ययन के बाद हम आपको प्रॉपर लीगल ओपिनियन। जी बिल्कुल, आप कागजात जरूर हमें भेजें गीता जी, और उसके बाद हम आपको बेहतर कानूनी राय दे पाएंगे। राहुल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं बरेली से। स्वागत है राहुल जी, बताइए क्या कानूनी सलाह राय आपको चाहिए? जी नमस्कार मैम। नमस्ते। मैडम, मेरे ऊपर कई सारे केसेस चल रहे हैं डाउरी एक्ट वगैरह के और मेंटेनेंस के, जी। तो इसमें मैं ये जानकारी चाहता हूँ, जैसे कि जिस दिन कोर्ट में जज नहीं होते हैं उस दिन पेशकार होते हैं, पेशकार क्या कोई ऑर्डर कर सकता है? जैसे पेशकार ने मेरे खिलाफ एक ऑर्डर कर दिया था कि विपक्षी को नोटिस भेजा जाए, और इससे पहले फतेह काम पर ऑर्डर शीट पे ऐसी कोई चीज लिखी गई नहीं थी,
मेरा कहने का ये है कि क्या पेशर इस तरीके का ऑर्डर कर सकता है, और अगर उसने कर दिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ उसमें उस पेशर के खिलाफ। दूसरी चीज मैडम ये है कि जो जज वगैरह होते हैं वहाँ पर फैमिली कोर्ट में, हमारे एक केस में निस्तारण में लगा हुआ केस है और तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। वो डेट ऐसी डेट डालते हैं जिस दिन छुट्टी होती है और केस को निस्तारित नहीं कर रहे हैं 340 केस को। तो क्या मैं कर सकता हूँ जज साहब के खिलाफ? तीसरी चीज ये है कि इसमें जो है पैसे की डिमांड होती है, जैसे ये पेशर रुपए सामने लेते रहते हैं जज के, तो क्या ये जायज है कानूनी रूप से? हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? जी देखिए, पहली बात जो आपने कही, पेशकार किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता है, और ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है फैमिली कोर्ट्स में जज जो है वो ऑर्डर पास करते हैं, पेशकार उसको इमीडिएटली कैरी आउट करते हैं। तो हो सकता है कि आपको समझने में कोई भूल हो गई हो, क्योंकि वो ऑर्डर जज साहब का ही होता है और उसको पेशकार कैरी आउट करते हैं। तो ऑर्डर कोई भी कोर्ट का पेशकार नहीं पास करता है, वो जज ही पास करते हैं। जो आपका ये पहला आपका जवाब है। जो दूसरा आपका जवाब है कि जज साहब आपका केस डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप जज के खिलाफ केस कर सकते हैं, ऐसी लीगल ओपिनियन मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा। हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि अगर आपका केस डिसाइड नहीं हो रहा है तो आप अपनी सारी परेशानी लिखते हुए एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग मूव कर सकते हैं, और उसके बाद आप जज साहब को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका केस प्रायोरिटी बेसिस पे टेकअप किया जाए। अगर वो नहीं ऑर्डर पास करते हैं, आप उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, पर जज के खिलाफ केस करना ऐसा ये सही रास्ता नहीं है, ना मैं आपको ऐसी ओपिनियन दूंगा। जो आपकी तीसरी बात है वो ये है कि क्या कहते हैं, आपकी वाइफ ने कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया है। तो अगर आपकी वाइफ ने कोई मेंटेनेंस क्लेम नहीं किया तो मेंटेनेंस का केस कैसे डाला है? तो मुझे लगता है कि आपको अपने सारे केस के जितने रेलेवेंट पेपर्स हैं एक बार इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन को देने चाहिए आपके तीसरे सवाल के लिए, और उसके अध्ययन के बाद ही कि आपका केस कितना वैलिड है कितना नहीं है, उसके अध्ययन के बाद ही आपके तीसरे सवाल पे हम एक लीगल ओपिनियन दे पाएंगे। बिल्कुल। A.K. गुप्ता हमारे साथ रायबरेली से जुड़ रहे हैं। स्वागत है गुप्ता जी, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? मैंने अपनी बच्ची की शादी करी थी और शादी के बाद में डिस्प्यूट हुआ, बच्ची मेरे साथ, बच्ची जो है मेरे घर आ गई, उसके एक बच्ची भी है जी। वो बच्ची मात्र मेरे पास में 10 दिन की आई थी उसको लेकर के जी। और मैंने कोर्ट में मेंटेनेंस का केस किया हुआ है। मेंटेनेंस का केस करने पर इसमें कोर्ट मांगता है लड़की की सैलरी का प्रूफ, और लड़का जो है दिल्ली में जेटलाइट एयरवेज में काम करता है। जी जी। हेलो जी जी जी। जेटलाइट काम करता है, और मुझे जेटलाइट एयरवेज वाले, मैंने उनके RTI डाला था तो उन्होंने कह दिया कि हम पैकेट चाहते हैं, हम उसके विषय में आप किसी भी तरह की कोई नहीं दे सकते, कुछ नहीं बता सकते हम आपको। जी। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं उसकी सैलरी वगैरह का डिटेल दे सकूं कि वो कितनी अर्न कर रहा है? जी चलिए, यानी कि देखिए, जो आपने एप्लीकेशन दी है RTI में जेटलाइट में, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो आप ये सेम चीज कोर्ट में बाय एफिडेविट कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, मेंटेनेंस के केस में आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी बेटी जो बच्ची है वो आपकी कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि अगर वो काम कर रही है तो उनको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों बातें, एक्चुअली दिल्ली में एक प्रोसीजर आ गया है दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट से, जहां पे स्टेटमेंट ऑफ एफिडेविट आपको एसेट्स फाइल करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स आपको फाइल करना पड़ता है। तो शायद वही प्रक्रिया आपसे मांगी गई है। तो आपको इसमें आपकी बच्ची का एफिडेविट भी चाहिए कि क्या वो कोई काम कर रही है, नहीं कर रही है, या उनके नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, क्या वो अपने आप को मेंटेन कर सकती है। और साथ ही साथ आपके जो हस्बैंड है, उनके जो हस्बैंड है, अगर वो RTI में जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो सारी चीजें भी आप कोर्ट के सामने ला सकते हैं और उस पर कोर्ट फिर प्रॉपर डिसीजन पास करें और इसका असर पड़ेगा। जी हाँ। अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरवंश हैं हमारे साथ पंजाब से। स्वागत है आपका जी, बताइए क्या कानूनी सहायता चाहिए आपको? नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, ऐसा है, हमारा एक केस था लेबर का, लेबर कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट कपूरथला में जी। तो वो लेबर कोर्ट में हमारे हक में केस कर दिया था। तो ऐसा है, दूसरी पार्टी ने ना, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है फगवाड़ा की, तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया। तो हम मजबूर होने के कारण नहीं जा नहीं पाए हाई कोर्ट में जी। तो ऐसा है, अब 2004 में ये हुआ था। तो अब उसकी डेट है जो कल है, उन्होंने डाला हुआ है लोक अदालत में। हमने आपका कल प्रोग्राम देखा था जी। तो 1-2 दिन से पहले भी देखते रहे, तो उसके लिए फिर मैंने आपको फोन किया है। मैंने उधर देखा नेट पे तो उसकी डेट भी कल है।
जी। देखिए, इसमें आपके सामने दो रास्ते हैं। लोक अदालत में अगर आपका केस भेजा गया है तो उसका इंटेंशन ये है कि आपके बीच में और आपकी जो विपक्षी पार्टी है उनके बीच में सुलह समझौता या सेटलमेंट हो जाए। तो आप जरूर से लोक अदालत अटेंड करें और कोशिश करें कि क्या ये केस बातचीत के द्वारा सॉल्व हो सकता है। ये कानूनी एक प्रक्रिया है जो कानून में हर कोर्ट में या हर लॉ में ट्राई की जाती है कि कोर्ट ना डिसाइड करे उससे पहले पार्टीज में सुलह समझौता हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो स्टे मिला है कोर्ट का, अगर आपके बीच में सुलह समझौता नहीं होता है तो जो स्टे मिला है कोर्ट का, आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं फॉर वेकेशन ऑफ द स्टे ऑर्डर और अपनी बात हाईकोर्ट के सामने रख सकते हैं। यही इसमें एक प्रॉपर तरीका है और इसमें आप इसके हिसाब से काम करें तो आपको सक्सेस मिलेगा। एक और कॉलर रेखा हमारे साथ जुड़ गई है। रेखा शर्मा है, स्वागत है रेखा जी। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप, क्या कानूनी सहायता चाहिए? मैं कानूनी सहायता मैडम देती हूँ। मैं मैडम से बात करना चाह रही थी, एक मिनट। मैडम, मैं ये आपसे कहना चाह रही थी कि मुझे भी, हम लोअर कोर्ट के वकील भी इतने खराब नहीं है, हम लोगों को भी कभी कभी हम लोगों की भी राय ले लिया करें। चलिए, पेशे से वकील का ही हमें कॉल था। रेखा शर्मा जी, शुक्रिया आपका। और अगर आप ILRF से जुड़ना चाहती हैं तो वही रास्ता है आपके लिए भी, आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारा एड्रेस लगातार फ्लैश कर रहा है, आप हमारी टीम के साथ जुड़कर भी काम कर सकती हैं। और जैसा कि आपने कहा कि लोअर कोर्ट में आप काम करती हैं, बधाई आपको इसके लिए, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। क्या गिरफ्तार हुए व्यक्ति के कानूनी अधिकार हैं, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से आप कंक्लूड करें विष्णु जी कि किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मैं पॉइंटर्स में बता देता हूँ। 24 आवर्स के सामने, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस होना, मेडिकल एग्जामिनेशन, अरेस्ट मेमो, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफिक टेस्ट कंपलसरी ना होना, किसी तरह की ताड़ना प्रताड़ना ना देना, ये एक बेसिक राइट्स है सारे अरेस्टेड पर्सन्स। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु जी, कई अहम बातें आपने हमें बताई। वो क्या कानूनी अधिकार हैं जो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाए और किस तरह से वो भी कानूनी सहायता ले सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में सभी को समान अधिकार हैं। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात और कोशिशें हमारी जारी रहेंगी लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपको कानूनी सहायता देने की। फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।